देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं के द्वारा पूरे सरकार को चलाया जाता है। यानी कि किसी भी कानून को बनाने का अधिकार विधायिका के पास होता है। चाहे देश में कोई भी कानून बने, उसको बनाने का अधिकार सिर्फ विधायिका को है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उस कानून को लागू करवाने का अधिकार कार्यपालिका को होता है। उस कानून को लागू करवाने का अधिकार कार्यपालिका को होता है। पूरे देश में कोई भी कानून बनता है तो उसको लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से विधायिका से जीएसटी पास हुआ, उस जीएसटी को पूरे देश में लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका। और यदि उस कानून को कोई नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो न्यायपालिका के द्वारा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका उस व्यक्ति को क्या करती है? दंड देने का प्रावधान करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, विधायिका 2 भागों में बटी हुई है। केंद्र की अपनी विधायिका है, राज्य की अपनी विधायिका है। केंद्र की अपनी विधायिका है, राज्य की अपनी विधायिका है। केंद्र की विधायिका में जो इसका सदन है वो लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और ये जो होता है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे, केंद्र के विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। केंद्र की विधायिका को हम संसद कहते हैं। राज्य की विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल। केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है, राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। हर देश में जो संसद होते हैं उनका अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे ब्रिटेन के संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उनका अपना नाम है। अमेरिका के संसद का अलग नाम है, चाइना का संसद का अलग नाम है। यानी प्रत्येक देश के संसद का नाम वो अपने हिसाब से रखे हुए हैं। तो हमारे देश में जो विधायिका है वो केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। केंद्र की विधायिका का 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य के विधायिका का 2 सदन भी होता है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, हर देश में ये लागू नहीं है कि हर देश में विधानसभा और विधान परिषद होना ही चाहिए। विधानसभा के पास ज़्यादा पावर है, विधान परिषद के पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। जब हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे तब इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सरकार के अंग पढ़ रहे हैं, बस यहाँ इतना इस बात का ध्यान रखिए कि ये प्रत्येक राज्य में होगा। राज्य ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में भी, जो वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से दिल्ली, पुडुचेरी और आपका कश्मीर, ये तीनों जगह पे क्या है? एलजी बैठते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं। लेकिन ये तीनों जो दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर है, यहाँ पर एलजी के साथ साथ विधानसभा भी है। यानी कि मुख्यमंत्री भी, यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी प्रावधान किया गया है। जैसे दिल्ली में आप देखते होंगे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पर कौन है? केजरीवाल का मुख्यमंत्री का शासन है। ठीक है, लेकिन वो जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे तो यूटी के बारे में पूरा बताएंगे कि आखिर में यूटी का पावर क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। हाँ, तो विधानसभा की बात कर रहे थे। विधानसभा प्रत्येक राज्य में होगा, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। विधान परिषद अभी भारत में
7 राज्यों में लागू है, जिसमें से अपना उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद लागू है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश अपना द्विसदनी परिषद है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद का। तो ये इसका जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, यानी कहने का मतलब यही है कि जो केंद्र के विधायिका का जो सदन है वो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग की बात कर दे कि विधायिका का जो केंद्र है यानी संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग 3 हो जाएंगे। सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अंग 3 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सदन 2 है, अंग 3 है। उसी तरह क्या है, राज्य में आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। याद रखिएगा, विधानसभा प्रत्येक राज्य में ज़रूरी नहीं है कि हो, कोई राज्य अपना भी सकता है, कोई राज्य हटा भी सकता है, ज़्यादा इनके पास पावर नहीं होती है। अब देखिए इधर कार्यपालिका क्या होते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी कानून बन जाता है तो उसको लागू करवाने का अधिकार किसके पास होता है, कार्यपालिका के पास होता है। इसमें आते कौन कौन लोग हैं, जैसे कि इसमें ये केंद्र की अपनी कार्यपालिका है, राज्य की अपनी कार्यपालिका होती है। केंद्र की कार्यपालिका 2 भागों में बटी हुई है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। उसी तरह राज्य में भी है अस्थायी कार्यपालिका, राज्य की अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, यहाँ ध्यान दीजिए कि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए ना चुन करके अपने जो एग्ज़ाम के थ्रू, जैसे कोई अधिकारी चुन करके आते हैं, वो एज के थ्रू आते हैं कि मान लीजिए जैसे कि 62 वर्ष की आयु, जैसे कि IAS विशेष अधिकारी, एक छोटा क्लास, एक पुलिस अधिकारी, एक डॉक्टर, ये लोग क्या होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। यानी केंद्र सरकार के ऐसा व्यक्ति जो एग्ज़ाम के थ्रू आए, ठीक है, वो अस्थायी कार्यपालिका में आ जाता है। जैसे इसमें हम ले सकते हैं सबसे ऊपर IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, और यदि इससे डाउन में चला जाए तो केंद्र की अपनी पुलिस, जैसे एयरफोर्स, नेवी, ठीक है ना, नेवी, और आपका आ जाएगा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है ना, आर्मी, ठीक है। इस तरह के जितने भी, समझिए ये IPS ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। PCS नहीं आएंगे, PCS राज्य में आएंगे, ठीक है ना। IPS बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में कौन आ जाता है, छोटे छोटे क्लर्क आ जाते हैं, छोटे, यानी कहने का मतलब है एक बहुत बड़े अधिकारी से लेकर के एक छोटे अधिकारी तक अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं, इसमें एक जो निश्चित अवधि के लिए चुन के आता है, जैसे कि सबसे ऊपर आपके होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। इनकी अवधि कितनी होती है, मात्र 5 वर्ष का। प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद इसी में आ जाएगा। मंत्री परिषद, जो केंद्र का मंत्री परिषद होता है, वो मंत्री परिषद कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना, कई भागों में बटा हुआ है। जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और आपका आ जाता है उपमंत्री, ठीक है, उपमंत्री। ये कुछ मंत्री है, जब इनके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप मंत्री परिषद, तो वहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा होगी कि आखिर में इसमें इनके पास क्या पावर, राष्ट्रपति का अपना क्या पावर होता है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, ठीक है, तो उसका अलग चैप्टर रहेगा।
जैसे कि राज्य में कौन आ जाते हैं। अब यहाँ देखें कि IAS IPS आ जाते हैं, तो राज्य में कौन आ जाते हैं। सबसे बड़े अधिकारी के तौर पे आपका PCS, जैसे PCS अधिकारी होते हैं। तो ये तो मान लीजिए PCS एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें आपका SDM होते हैं। SDM ये इसके थ्रू चुन करके आते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ी अधिकारी ये हो जाएंगे। डिप्टी SP, ठीक है, डिप्टी SP हो जाएंगे। उसके बाद कौन हो जाएंगे, पुलिस कर्मचारी इसमें आएंगे, POL। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एयर फोर्स, नेवी और आर्मी है। केंद्र की अपनी क्या होती है, केंद्र की अपनी पुलिस फोर्स कौन होती है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, BSF जितने भी होते हैं केंद्र के अंतर्गत आते हैं। रेलवे कर्मचारी कहाँ आ जाएंगे, अस्थायी कार्यपालिका। केंद्र की अस्थायी कार्यपालिका में यहाँ पर कौन आएगा, SDM, डिप्टी SP, पुलिस। और पुलिस में कौन कौन, एक मान लीजिए यहाँ पे डिप्टी SP आ गया, एक छोटा सा क्लर्क आ जाता है पुलिस में, कांस्टेबल आ जाता है। यानी ये कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक क्लर्क भी, ठीक है ना, और यहाँ भी लिख सकते हैं एक छोटा पोस्ट का क्लर्क। और इधर आ जाइए अस्थाई में आपका क्या हो जाता है, इधर का क्रम अलग है, इधर का क्रम अलग है। राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। राज्यपाल, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और विभाग बटे हुए छोटे छोटे आप देखते होंगे, इसमें कौन आ जाते हैं, आपके छोटे छोटे मंत्री कौन आ जाएंगे, मुख्यमंत्री, यानी राज्य का मंत्री परिषद आ जाएगा। इसी में आपके जो ये चेयरमैन होते हैं, प्रधान होते हैं, न्यायपालिका, ठीक है ना, ये सब ग्राम प्रधान, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान होते हैं, सदस्य होते हैं, ये लोग किस में आ जाएंगे, ये राज्य के अंतर्गत है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, जो ग्राम में सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो जो अभी फ़िलहाल में जो इलेक्शन का टाइम है, तो आप लोगों को पता होगा BDC होते हैं, सदस्य होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये लोग राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो ये राज्य के अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये अस्थायी उसमें आते हैं जो मात्र कुछ अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए ही आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के अंग। जैसे कि ये लोग कितने साल के लिए आएंगे, मात्र 5 साल के लिए ही आते हैं, और ये किसी न किसी माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, या फिर जैसे कुछ लोग अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, इनको कैसे हटाया जाता है, जब ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग लगाकर 14 दिन बाद हटा दिया जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका न्यायपालिका में देखिए, सबसे ऊपर आपका है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे क्या आ जाता है, अधीनस्थ न्यायालय आ जाता है, ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत कई सारे कोर्ट आते हैं, आपके तहसील न्यायालय आता है, ठीक है। छोटे छोटे न्यायालय बसे हुए हैं, जो मान लीजिए नॉर्मल चीज़ों के मुकदमा होता है, जो छोटा पहले उसी में जाता है। डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ना जाएगा छोटा छोटा मुद्दा को लेकर के, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ये तो केंद्र राज्य के बीच में बटा हुआ है, लेकिन क्या ये जो क्रम है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र का न्यायालय होता है, ये हाई कोर्ट राज्य का न्यायालय होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला का न्यायालय होता है, ऐसा नहीं है। इसका एक क्रम है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, नीचे हाई कोर्ट को, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। यानी कि यदि आपका कोई भी वाद जाता है, मान लीजिए कि न्यायालय जाता है, यदि आप इससे सहमत नहीं है इसके फैसले से, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी सहमत नहीं है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी जा सकता है इसमें से। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का प्रावधान क्या है, ये तो हम देखेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार, कुछ पावर में, कुछ बातों में, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, लेकिन कुछ बातों में देखा जाए तो हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर मिल गई है। जैसे मौलिक अधिकार के छीन जाने से क्या होता है, यहाँ पे हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है। कैसे पावर है वो हम बताएंगे, बस इतना याद रखिए। आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए प्रावधान है कि हम
हमको यदि सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए हमको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि संविधान इस बात की अनुमति हमें खुद देता है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई भी व्यक्ति या सरकार का कोई भी अंग या सरकार यदि आपके मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, और यदि सुप्रीम कोर्ट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर है तो आप हाई कोर्ट भी चले जाइए। वैसे भी मौलिक अधिकार के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर है। यदि कभी ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जा कर के हाई कोर्ट ही जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर मौलिक अधिकार के मामले में सिर्फ किसको पावर है, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट को पावर है। कैसे पावर है, जब हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या था, सरकार के अंग को समझना, एक एक चीज़ को समझना कि किस तरह से कार्य करती है। तो आपको पता चल गया होगा कि विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका उसको लागू करवाने का कार्य करती है, और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका यदि कोई भी व्यक्ति उस कानून को नहीं मानता तो उसको दंड देने का प्रावधान न्यायपालिका करती है। तो इस प्रकार का ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या होते हैं, विधानसभा विधान परिषद की भी चर्चा करेंगे, राज्यपाल की भी चर्चा करेंगे। केंद्र में आपके बहुत सारे छोटे छोटे अंग हैं, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, इनका पावर क्या होता है, इसके लिए अस्थाई के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें से एक एक चीज़ हम देखेंगे। राष्ट्रपति का क्या पावर है, वो कैसे चुने जाते हैं, कैसे हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके आखिर में क्या कार्य होते हैं, किस तरह से। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी कार्यपालिका कोई भी कार्य करती है तो विधायिका को जवाब देना रहता है, क्योंकि विधायिका में क्या होता है, संसद होते हैं, संसद में पक्ष और विपक्ष के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका यदि कोई भी कार्य करती है तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों गलत काम किया। यदि कोई भी गलत कार्य करवाया जाता है, लागू करवाया जाता है तो यानी कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कार्यपालिका और विधायिका यदि कोई, जैसे कि ये क्या होते हैं, ये कार्यपालिका के अंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन विधायिका में संसद में क्या होता है, जैसे लोकसभा में यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री जब संसद में बैठे होते हैं तो उस समय विधायिका के अंतर्गत आएंगे, लेकिन कार्यपालिका में यदि जब कार्य का संचालन करवाएंगे तो वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि एक ही समय में कोई भी व्यक्ति कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य हो सकता है, लेकिन विपक्ष लोग नहीं होते। यानी कि विधायिका में जो विपक्ष के, यानी जो सरकार लागू है आज के डेट में, मान लीजिए सरकार किसकी चल रही है, बीजेपी के अतिरिक्त वहाँ पे मान लीजिए सपा हो, कांग्रेस हो, यदि वहाँ पे एक दो मंत्री बैठे होंगे सपा के, कांग्रेस के, या जितने भी मंत्री बैठे होंगे तो ये वो कार्यपालिका के सदस्य तो नहीं होंगे, लेकिन विधायिका के सदस्य होंगे। और वही लोग क्या करते हैं, इस पे ये जो कानून को संचालन करवाते हैं उस पर नज़र रखे रहते हैं। यानी कि विधायिका में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। यदि विपक्ष ना रहे तो शायद कार्यपालिका अच्छे से कार्य भी नहीं करेगी। तो उसके बारे में समझेंगे और कभी, ठीक है, कि विपक्ष पक्ष में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लोकसभा जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लोकसभा का यदि अध्यक्ष होता है पक्ष का तो वो उपाध्यक्ष होता है विपक्ष का, ठीक है। तो उसका क्या मतलब कि रोल होता है वो थोड़ा सा समझेंगे। तो ये हमारा सरकार का अंग था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। धन्यवाद।